हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। सोवियत संघ के विघटन के कारण, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक व्यवस्था पे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं वीडियो को। आइए हम देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला है गोर्बाचेव की नीतियाँ। सोवियत संघ के विघटन के कारण के बारे में सबसे पहले बात यदि चर्चा की जाती है तो सबसे पहले गोर्बाचेव, सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव के बारे में सबसे पहले बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि गोर्बाचेव के द्वारा ही पूरा सोवियत संघ विखंडित हुआ है और सोवियत संघ पूर्ण तरीके से खंडित हुआ, और उसके बारे में पूर्ण जानकारी सोवियत संघ में गोर्बाचेव की नीतियां ही परस्पर चली, और उसके द्वारा ही अंतिम में गोर्बाचेव के द्वारा ही सोवियत संघ 1991 में विखंडित हुआ। आइए देखते हैं गोर्बाचेव के बारे में। गोर्बाचेव जब पुनर्रचना का मतलब होता है फिर से रचना करना। जब सोवियत संघ विखंडित हुआ तो वह फिर से एक नया रचना करना चाहते थे, वह बदलाव करना चाहते थे। गोर्बाचेव ने कहा था कि जनवाद के बजाय नौकरशाही का वर्चस्व कायम हो गया है। नौकरशाही जब कम्युनिस्ट पार्टी थी तब तक पूर्ण तरीके से नौकरशाही का ही था। इस पर जनता का किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। जनता किसी भी प्रकार से अपने कार्यों को नहीं कर पा रही थी, न जनता को किसी प्रकार की सुरक्षाएं प्रदान की गई थी। गोर्बाचेव की नीति सामने वालों की विकृतियों और अकुशल नौकरशाहों को सुधारने की थी, जिसमें वह नाकाम रहे। दूसरा है पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन। गोर्बाचेव न्यू यूरोपीय देशों से सोवियत सेनाएं, उन्होंने वार्सा संधि क्यों बनाई गई थी? वार्सा संधि इसलिए बनाई गई थी जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध आरंभ हुआ था, तो वह सभी देश, अमेरिका अपनी तरफ और सोवियत संघ अपनी तरफ, सभी उन छोटे छोटे देशों को जोड़ना चाह रहा था। इसलिए नए नए संधियों का निर्माण हो रहा था। जब वार्सा संधि समाप्त हो गया, सोवियत संघ ने अपना वार्सा संधि बनाया था। जब वार्सा संधि समाप्त हो गया तो इससे पूर्वी यूरोप के देश पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और आज सोवियत संघ का दबदबा कमजोर हो गया। इन देशों में बदलाव की हवा चल दी और ये धीरे धीरे अपने रूप में बदलाव की नीति अपनाने लगे। तीसरा है पश्चिमी देशों की भूमिका। पश्चिमी देश, जैसे जैसे पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग प्रबल होती गई, वैसे वैसे इन देशों की अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन मिलता गया। जैसे जैसे पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक सुधारों में धीरे धीरे मांग प्रबल होती गई और उनकी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ती गईं, वैसे वैसे देश अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन मिलता गया। पूर्वी यूरोप के लोग को यह भरोसा धीरे धीरे होने लगा कि उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों का आर्थिक, यहाँ तक कि राजनीतिक समर्थन भी धीरे धीरे मिल रहा है, और वह इससे आशा में थे कि कम्युनिस्ट तानाशाही के खिलाफ संघर्ष वो कर सकते हैं और उस संघर्ष से उन्हें सुरक्षा मिल सकती है और वह उससे स्वतंत्र भी हो सकते हैं। ये था पश्चिमी देशों की भूमिका। चौथा है गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं। सबसे पहले बाल्टी गणराज्य एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ने अपने उग्र तेवर दिखलाए। उन्होंने उग्र तेवर क्यों दिखलाए? क्योंकि वह किसी भी के खिलाफ या विद्रोह नहीं करना चाहते, वह अपनी स्वतंत्रता चाहते थे सोवियत संघ से। जब उन्होंने दिसंबर 1988 से 90 के बीच यह राज्य अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके, तब 1991 में जितने भी अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी, जितने भी देश थे सभी ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी, और इसमें तीन देशों का नाम दिया गया है, लाटविया, एस्तोनिया, लिथुआनिया। ये सारे देश पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो गए। 3 बाल्टिक राज्य भी थे। जॉर्जिया के अलावा आर्मीनिया और मोल्डोविया के राष्ट्रवादी भावना की ओर पड़ रही थी। उनकी यह भावना सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण भी बन गया था। ये देश जब पूर्ण तरीके से विरोध करने लगे तो ये धीरे धीरे अलग हो गए, और भी छोटे छोटे देशों को यह ज्ञान मिलने लगा कि यदि हम भी इस प्रकार के कार्य को करेंगे तो हमें भी स्वतंत्रता मिल सकती है। इसलिए सोवियत संघ के विघटन के कारण में भाग लेना, उन्होंने भी तानाशाह को ख़त्म करने के लिए उन्होंने भी यह कदम उठाया। तीसरा, राजनीतिक लोकतंत्र को नकारना। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरा और 1935 तक वह अपने को एक निरंकुश तानाशाह के रूप में स्थापित कर लिया।
अब देखिए, लेनिन एक बहुत बड़ा राजा था और वह यहाँ का राष्ट्रपति भी बनाया गया था सोवियत संघ का, और 1924 से लेकर 1935 तक वही उसी का राज्य चल रहा था। और स्टालिन सबसे शक्तिशाली नेता वह भी उभरा, और ये लोग दोनों तानाशाह के रूप में पूर्ण तरीके से तानाशाह बन चुके थे। इनके द्वारा इनकी पूरी अधिकार थी अखबारों, रेडियो और प्रचार के अन्य साधनों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण रहता था कि अखबारें किस प्रकार की छपेंगी और किस प्रकार अखबार को दिया जाएगा। जो न्यूज़ सरकार द्वारा अखबारों को दिया जाता था उसी प्रकार के न्यूज़ छपते थे। चाहे रेडियो पर उसी प्रकार की सुविधाएं सुनाई जाती थी, वही बातें बताई जाती थी जो सरकार चाहता था, प्रचार उसी का किया जाता था जो सरकार चाहता था। अन्य भी जितने प्रकार के साधन थे जिससे कि लोगों को उसकी जानकारियाँ मिले, वह सारा सरकार के द्वारा ही कार्य को किया जाता था। सरकार बड़ा नियंत्रण करता था। कम्युनिस्ट व्यवस्था में विचारों की आज़ादी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, न किसी भी प्रकार का आप विचार कर सकते थे। पाँचवा है सैनिकरण। सैनिकरण के कारण बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं? चाय, कॉफ़ी, मक्खन, मांस, साबुन, टूथब्रश, मंजन, जो अनेक प्रकार की जो रोज़ प्रतिदिन की सेवा करने वाली चीज़ें हैं, जो चीज़ हम सेवन करते हैं, के क्षेत्र में भारी कमी हो गई। क्यों कमी हो गई? क्योंकि जो सोवियत संघ के अपने संसाधन के जो बड़े हिस्से थे वह क्या करते थे, जो भी तानाशाह के कम्युनिस्ट सरकार के जो नेता थे वह उन सभी चीज़ों का खा जाते थे। और वह सोवियत नेताएं यह भी भूल गए थे कि उनके पास उनके संसाधन के लिए जितने की अमेरिका के पश्चिमी राष्ट्रों के पास धन है उतना हमारे पास हो रहा है कि नहीं, हमारा घाटा में जा रहा है या नाफा में। यह प्रकार की किसी प्रकार की सोच सुविधाएं नहीं थी, न किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी थी। वह सब बस नौकरशाह में बड़े थे और अपनी धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे। नौकरशाही द्वारा बड़े पैमानों पर अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा था, इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं हो रहा था। यही बहुत सारे कारण हैं जो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण बने। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा गोर्बाचेव और स्टालिन की है। अंतिम में जब सोवियत संघ 15 खंडों में 15 केंद्र से बना हुआ था और 15 खंड जब इसके विखंडित हुए तो सोवियत संघ का विघटन पूर्ण तरीके से हो गया और इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम बना रूस। अब आइए देखते हैं सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ। जब धीरे धीरे सोवियत संघ विखंडित हुआ तो इसके क्या परिणाम हुए? सोवियत संघ के विघटन में विश्व राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाला, जिसका विवरण इस प्रकार है। नए देशों का उदय। जब सोवियत संघ विखंडित हुआ तो सोवियत संघ से अलग हो जाने वाले गणराज्य, जो गणराज्य 15 गणराज्य थे, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, संयुक्त राष्ट्र संघ के, और इससे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो गई। दूसरा है शीत युद्ध से संपन्न संघर्ष की समाप्ति। जब 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तब अक्टूबर 1990 में पूर्वी और जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों का एकीकरण हुआ। इसी दौरान पूर्वी यूरोप के देशों में कम्युनिस्ट सरकारों की तख्ता पलट हुई। कब तख्ता पलट हुई? 1991 में। और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का डिपेंड हो गया, मतलब पूर्ण तरीके से नष्ट हो गया। और इसकी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार की तख्ता पलट हुई और इसके सारे नेतागण भी हट गए और एक नए प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। जब स्टालिन 1994 या 95 में उसने अपने देश में आपातकालीन की भी घोषणा कर दी थी। तीसरा है दो ध्रुवीयता का अंत। जैसे ही सोवियत संघ का खंडन हुआ वैसे ही दो ध्रुवीयता का अंत होगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो देश अमेरिका और सोवियत संघ ही राज्य करते थे और उन्हीं के शक्तिशाली राज्य थे। इसके वजह से जब सोवियत संघ खंडित हुआ तो बचा एक अमेरिका की स्वच्छता सोवियत संघ के टूटने के साथ दो ध्रुवीयता पूर्ण तरीके से खत्म हो गया। अब अमेरिका की विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में रह गई और उसकी सबसे सर्वोच्चता, सबसे ऊंची चुनौती देने वाला कोई राष्ट्र, उसको चुनौती देने वाला कोई भी देश नहीं बचा। इससे भारत को बहुत तेज़ी से आघात पहुंचा। भारत को आघात क्यों पहुंचा? क्योंकि भारत से आय और व्यय के लिए सोवियत संघ यह भी वादा किया था कि हम आपको बहुत प्रकार की सुविधा प्रदान करेंगे। जब सोवियत संघ के पतन का परिणाम का प्रभाव पर नज़र डाली जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत पर ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ भारत का एक सच्चा व महान मित्र माना जाता था और वह भारत के साथ अनेक समझौते किए हुए थे। अब यह शंका पैदा होने लगा कि यदि
सोवियत संघ विखंडित हो गया तो हमें अब इस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं। लेकिन वहाँ के जब राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन, तो उन्होंने यह भी बात कही कि मैं बार बार आपको यह बात बता देता हूँ कि भारत के साथ जो समझौता हमारा पहले था वह आज भी हमारी समझौता रहेगी, किसी भी प्रकार की समझौता में कमी नहीं आएगी। फिर भी भारत को यह विश्वास नहीं होता था। यद्यपि बोरिस येल्त्सिन ने बार बार इस बात को दोहराया था कि भारत के साथ सभी समझौते को, जो समझौता पहले किया गया था वह पूर्ण तरीके से उन समझौतों को पूरा किया जाएगा। अब देखिए 5वां है शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। अब जैसे ही सोवियत संघ खंडित हुआ, शीत युद्ध भी धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि एक शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच ही हो रहा था। जब एक खत्म हो गया तो दूसरा कभी कोई युद्ध होगा ही नहीं। और ये भी हो गया कि हथियारों की होड़ लगाई गई। एक नियम बनाया गया था शीत युद्ध समाप्त होने के बाद ही कि सभी देश, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी यह नियम बनाया गया था कि अब कोई भी देश परमाणु बम या किसी प्रकार के हथियार को अपनी शक्ति नहीं बनाएगा ना। अब सभी के जगह हथियारों की एक सीमित होगी और उस सीमा के अंदर ही उस हथियारों का पैदावार होगा या फिर बनाया जाएगा। 6वां है शक्ति संबंधों में बदलाव। शीत युद्ध के दौरान जो संभावनाएं की जाती थी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए देश एक समूह के रूप में, नए मोहरे के रूप में कार्य करेंगे या बहुद्वीपीय विश्व का निर्माण होगा जिससे किसी एक शक्तिशाली देश को बोलबाला होगा, लेकिन इसके सारा विपरीत हुआ। इसके विपरीत क्यों हुआ? क्योंकि शीत युद्ध के दौरान ऐसी संभावनाएं सिद्ध किया जा रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महान शक्ति बन गया तथा विश्व पर उसका पूरा वर्चस्व हो गया। लेकिन तृतीय विश्व युद्ध के देशों पर अमेरिका का वर्चस्व का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अब उसे चुनौती देने वाला कोई राष्ट्र नहीं बचा था। इस वजह से एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी भी प्रकार की दबदबा नहीं बनाया और सभी देश स्वतंत्र हो गए और अनेक प्रकार की अपनी अपनी व्यवस्थाएं, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्थाएं करने लगे और अपना जीवन यापन की व्यवस्थाएं होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। अब क्या हुआ? सोवियत संघ के विभाजन के ठीक साथ साथ साम्यवादी का भी खात्मा हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि सोवियत संघ ही साम्यवादी स्थापित करना चाहता था। लेकिन जब सोवियत संघ ही नहीं रहा तो साम्यवाद क्यों स्थापित होगा? तो अमेरिका अपना पूंजीवादी विचारधारा को ला रहा था और उसने पूंजीवादी ही अर्थव्यवस्था को स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक बनाने का अच्छा उसे अवसर मिला और अमेरिका की ताकत व उसका सहारा पाने की से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई। नोट: विश्व के अनेक महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व में भारत के विश्व विभिन्न स्वतंत्र देशों के ताकतवर सलाहकार बन गई। अब क्या हुआ कि विश्व में अनेक प्रकार की ऐसी संस्थाएं बनाई गई जहां पे अंतर्राष्ट्रीय, जो पूरे देश का एक मुद्रा कोष होगा जहां पे सारी कोष भरे जाएंगे और विश्व में भारतीय विश्व के विभिन्न स्वतंत्र देशों की ताकतवर सलाहकार बन जाएगी। और इन्हीं देशों ने जो बड़े बड़े देश थे उन्होंने ही इस संस्था आवश्यकता की पूर्ति अपनी की थी और इनका कर्ज के लिए हुए थे और इनका कर्ज भी धीरे धीरे माफ़ी की ओर चला गया। अगला है सोवियत संघ के बाद राज्यों का उदय। सोवियत संघ के बाद राज्यों का क्या उदय हुआ? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह 9 स्वतंत्र देश अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ? सोवियत संघ जब विघटित हो गया तो और जब वर्तमान में जो राष्ट्र थे वह अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रताएं पाना चाहते थे और वह स्वतंत्र एक अपना संविधान बनाना चाहते थे और उस संविधान के नियम का पालन करना चाहते थे और अपने जनता का सुख सुविधा और स्वतंत्रता की व्यवस्था करना चाहते थे। इन गणराज्य में 12 राज्यों ने अपने इन समस्याओं से लड़ने के लिए एक राष्ट्रमंडल का निर्माण किया था। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए राष्ट्रों का सूची विवरण निम्नलिखित है। अब सोवियत संघ जब विघटित हुआ तो जितने 15 केंद्र राज्य जिससे जुड़े हुए थे सोवियत संघ से, वो 15 राज्य इस प्रकार से थे और इन्हीं के द्वारा एक बड़ा राष्ट्र सोवियत संघ माना जाता था, जो कि अब 15 खंडों में विभाजित हो गया। 25 दिसंबर 1991 में यह 15 खंडों में विभाजित हुआ था। उन सभी का नाम है: पहला रूसी संघ, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा एस्टोनिया, चौथा लातविया, 5वां लिथुआनिया, 6वां बेलारूस, 7वां यूक्रेन, 8वां माल्टोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान।
शीत युद्ध की समाप्ति व सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। उन परिवर्तनों से विश्व राजनीति में कई नई हस्तियों का उदय हुआ और नए नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ और अपनी अपनी नई राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गईं और नए नियमों का पालन हुआ, जिसमें से जैसे रूस, बल्कान राज्य, केंद्रीय एशियाई राज्य, इसके विवरण अनेक हैं।